नमस्कार। आइकोसिया के सभी पदाधिकारीगण, आइकोसिया से जुड़े हुए सभी मेंबर्स, आज इंदौर शहर में आयोजित इस वर्कशॉप में इंदौर शहर और बाहर से आए हुए सभी उद्यमी और आज के हमारे गेस्ट, मैं एमएसएमई विभाग की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि अभी हमने हमारे माननीय मंत्री जी के उद्बोधन में सुना कि उन्होंने बताया कि किस तरह से ऑयल इंडस्ट्रीज़ और उसका जो बाय प्रोडक्ट है वो हेल्पफुल हो सकता है, सहायक हो सकता है जो विदेशी मुद्रा है उसको बचाने में। और साथ ही उन्होंने ये भी अपेक्षा की कि हम मध्य प्रदेश शासन किस तरह से उद्योगों को उनके अपने पैरों पर खड़े होने के लिए मदद कर रहा है, स्थापित होने में मदद कर रहा है। हमारा एक छोटा सा प्रेजेंटेशन है जिसमें हमने उन सारी चीज़ों को शामिल किया है जो अभी हाल ही में हमारे नई एमएसएमई डेवलपमेंट पॉलिसी आई है, उसके जो विशेष आकर्षण हैं उनके बारे में हम आपको बताएंगे। अभी बिल्कुल हाल ही में हमने हमारे विभाग के जो अलॉटमेंट रूल्स हैं, इंडस्ट्रियल लैंड के जो अलॉटमेंट रूल्स हैं, उनमें बहुत कुछ क्रांतिकारी परिवर्तन किए हैं और उनके बारे में हम आपसे बात करेंगे। मुझे बहुत खुशी है जब मैंने अपने पूर्व के वक्ताओं के उद्बोधन में सुना कि पूरे भारत से ऑयल इंडस्ट्री के जो दिग्गज हैं वो आज हमारे बीच में पधारे हुए हैं। तो बहुत ही ये एक प्रासंगिक माहौल होगा हमारे लिए, हमारे विभाग के लिए कि हम उनसे रूबरू हो पा रहे हैं और उन्हें मध्य प्रदेश की उन विशेषताओं के बारे में हम बता पा रहे हैं ताकि वो हमारे प्रदेश में आकर के हमारे यहाँ निवेश कर सकें और हमारे यहाँ निवेश को प्रोत्साहन मिले। मैं छोटा सा प्रेजेंटेशन है उसको मैं प्रारंभ कर रहा हूँ। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया करके आप इसे देखें और इस प्रेजेंटेशन के बाद आपके जो भी सवाल होंगे, जो भी आपकी क्वेरी होंगी या किसी तरह की कोई शंका होगी तो उसके लिए हम और हमारे विभागीय अधिकारी यहाँ मौजूद हैं। हम आपसे बात करेंगे, आपकी शंका का समाधान करेंगे। ये जो पहली स्लाइड है ये एक मध्य प्रदेश का इंडस्ट्रियल सिनेरियो दर्शाती है कि मध्य प्रदेश में किस तरह से आज की डेट में, आज की तारीख में एमएसएमई स्थापित है। दो तरह से मध्य प्रदेश में एमएसएमई की संख्या को हमने वर्गीकृत किया है। पहली संख्या वो है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पोर्टल है जिसमें पहले उद्यम आधार के रूप में रजिस्ट्रेशन हुआ करता था और अब उद्यम रजिस्ट्रेशन के रूप में पंजीकरण होता है। ये वो संख्या है कि जो हर छोटे बड़े काम करने वाले लोग जो हैं, हर तरह के काम करने वाली इकाइयाँ जिनकी एक प्रोबेबल संख्या मध्य प्रदेश में लगभग 26 लाख है और इसमें से आज की तारीख तक ऐसे लोग जिन्होंने अपने आप को पंजीकृत कर दिया है वो लगभग 15 लाख के करीब है ऐसी एमएसएमईज। इन एमएसएमईज में लगभग 58 लाख का रोजगार है और लगभग 55,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। इस वर्गीकरण का जो दूसरा स्वरूप है उसमें हमने उस संख्या को बताया है कि जो हमारे प्रदेश में मैन्युफैक्चरिंग कैटेगरी की जो एमएसएमईज हैं वो लगभग 15,000 प्लस है। लगभग उसमें 2,44,000 का रोजगार है और लगभग 10,525 करोड़ का निवेश है। नेक्स्ट, जुलाई 2020 में भारत शासन ने एमएसएमई की इन्वेस्टमेंट लिमिट्स को परिवर्तित किया है और इसके अनुसार पहले जो माइक्रो कैटेगरी की एक इकाई होती थी उसमें 25 लाख तक का निवेश होता था, उसको बढ़ा करके अब 1 करोड़ कर दिया गया है। साथ ही इस नई निवेश सीमा को अब
टर्नओवर के साथ भी जोड़ा गया है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि हमारा निवेश 1 करोड़ तक है और यदि हमारा टर्नओवर 5 करोड़ के अंदर है तो हम माइक्रो कैटेगरी में हैं। इन दोनों में से कोई भी एक सीमा यदि बढ़ जाती है तो हम माइक्रो कैटेगरी से नेक्स्ट कैटेगरी में एलिवेट हो जाएंगे। इसी तरह जो हमारी पहले की सीमा थी लघु उद्योगों की, वो 25 लाख से 5 करोड़ तक थी। अब वो बढ़कर के 10 करोड़ हो गई है, यानी 10 करोड़ तक का प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट और 5 करोड़ तक के टर्नओवर की सीमा। यदि इन दोनों के यदि आप अंदर हैं तो आप स्मॉल कैटेगरी में आएंगे। मीडियम कैटेगरी के लिए पहले सीमा 10 करोड़ रुपए तक की थी प्लांट एंड मशीनरी में। अब इन्वेस्टमेंट लिमिट इज नाउ 50 करोड़ एंड इन एडिशन टू दैट we have turnover limit which is 250 crores. So these are the new investment limits. आपको जब कभी भी आप अपना उद्योग लगाते हैं, कोई इकाई स्थापित करते हैं, तो इन परिभाषाओं को ध्यान में रख करके करें ताकि आपको ये मालूम रहे कि आप किस कैटेगरी में इस में एंटर हो रहे हैं और भविष्य में अपने देखिए इन्वेस्टमेंट तो आपका बार बार नहीं बदलता है, बहुत जल्दी अगर टर्नओवर सालाना रूप से बदल सकता है तो आप ये एक फ्लोटिंग टाइप का जो आपका कैटेगराइजेशन है वो फ्लोटिंग हो गया है। तो अब आप हो सकता है कि आप फिर कभी लार्ज में चले जाएं या फिर मीडियम में आ जाएं या मीडियम से स्मॉल में आ जाएं या स्मॉल से मीडियम में चले जाएं। आपको इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। मेजर एक्टिविटीज़ हैं विभाग की, बिल्कुल मेजर जो हम करते हैं उनको एक एट ए ग्लांस हमने बताया है। हम लोग इंडस्ट्रीज़ को लगाने में फाइनेंशियल असिस्टेंस देते हैं। जिस डेवलपमेंट सब्सिडी की माननीय मंत्री जी ने बात की थी वो उन्होंने बताया था कि 40% तक हम इन्वेस्टमेंट 40% तक प्लांट एंड मशीनरी और बिल्डिंग में हुए इन्वेस्टमेंट का हम सब्सिडाइज करते हैं ओवर ए पीरियड ऑफ 4 years इन 4 equal इंस्टॉलमेंट्स। और ये जो अनुदान की सीमा है ये 40% से तो शुरू होती है एंड इट गोज अप टू 60%। यदि आप वुमेन कैटेगरी के हैं, यदि आप किसी विशेष श्रेणी को बिलोंग करते हैं या फिर आप एक्सपोर्टिंग हैं, यदि ये तीनों कैटेगरी होती है तो आप 60% तक आपको अनुदान मिल सकता है। सिर्फ वुमेन कैटेगरी यदि होगी तो आप 48 की सीमा तक चले जाएंगे। एक्सपोर्टिंग यदि आप होंगे तो उसमें से बढ़ करके आप और आपको 8-10% टोटल आपका जो 40% का जो इन्वेस्टमेंट अनुदान की जो लिमिट है उसको बढ़ जाती है। तीसरा हमारा जो मेन एक एक्टिविटी है, हम लोग औद्योगिक क्षेत्रों का निर्माण करते हैं, उसका संधारण करते हैं, उसको मेंटेन करते हैं और उसमें आने वाली औद्योगिक इकाइयों को जो विभागीय सुविधाएं हैं वो उपलब्ध कराते हैं। हाल ही में जो हमारे नए रूल्स जारी हुए हैं उनमें एक बहुत बड़ी अवधारणा पे जोर दिया गया है जिसके बारे में मंत्री जी ने बताया कि क्लस्टर अवधारणा के साथ अब प्रदेश जो है और एमएसएमई विभाग जो है वो एमएसएमई का डेवलपमेंट कर रहा है। तो क्लस्टर्स के डेवलपमेंट के लिए न केवल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए हमने प्राइवेट प्लेयर्स के साथ हाथ मिलाया है, बल्कि हमने उनको इंडिविजुअली भी यदि वो अपना कुछ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर सड़क बिजली पानी का यदि डेवलप करते हैं और यदि वो इंडस्ट्रियल एरिया के बाहर है तो हम उसमें मदद करते हैं। और एक जो बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है जो शायद देश में अभी तक कभी नहीं हुआ है वो ये है वो क्लस्टर की जो अप्रोच है, जो विभाग के पास अनडेवलप्ड लैंड है वो अनडेवलप्ड लैंड हम क्लस्टर्स को प्राइवेट सेक्टर के जो प्लेयर्स हैं उनको क्लस्टर्स डेवलप करने के लिए हम उनको ऑफर करेंगे। उसके बारे में हम और आगे बात करेंगे। एक और हमारा काम है जिसको हम बहुत अच्छे तरीके से विभाग कर रहा है, जो भारत शासन की एमएसएमई से जुड़ी हुई जो योजनाएं होती हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी करने का प्रयास, ताकि उन योजनाओं का लाभ एमएसएमई इकाइयों तक पहुँच सके। एक लास्ट में जो आखिरी हमारा जो बुलेट पॉइंट है उसमें हमने बताया है कि एमएसएमईज को कभी न कभी जिन बड़े इंडस्ट्रीज़ के साथ वो बिजनेस करते हैं उनके साथ कुछ पेमेंट अटकना या डिलेड पेमेंट होना, पेमेंट का रुक जाना किन्हीं भी कारणों से,
जो समस्या का सामना करना पड़ता है, उसके लिए एक एक्ट है और उस एक्ट के तहत हमारे इंडस्ट्रीज कमिश्नर उसके चेयरमैन हैं और उनके बीच में, दोनों के बीच में जो भी डिस्प्यूट होता है उसको सॉर्ट आउट करने का प्रयास किया जाता है। और जो फैसिलिटेशन काउंसिल है उसके जो अध्यक्ष हैं इंडस्ट्रीज कमिश्नर, वो जो आदेश पारित करते हैं उसकी जो परिणति है, उसका जो लास्ट जो एक्शन है, वो सामने वाला आदमी यदि पैसे नहीं देता है तो कुर्की तक की जा सकती है कलेक्टर के माध्यम से। मतलब एक वो क्वासी जुडिशियल बॉडी है, ऐसा साधारण तरीके से पास किया ऑर्डर नहीं है और उसकी काफ़ी महत्ता है। एट ए ग्लांस हमने बताया है कि जो हम नई नीति लाए हैं और नए लैंड रूल्स लाए हैं, वो हमारी जो नई नीति आई है उसके जो प्रमुख आकर्षण हैं उनको हमने बहुत ही संक्षेप में यहाँ बताने की कोशिश की है। पहले पॉइंट में हमने बताया, जिसके बारे में मैं बता चुका हूँ, दोबारा फिर से समय नहीं लूँगा। 40% डेवलपमेंट सब्सिडी जो 60% तक हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन दी वेरियस कैटेगरीज। 5 लाख रुपए तक का हम क्वालिटी सर्टिफिकेशन यदि कोई MSME लेती है तो उसका रिम्बर्समेंट करते हैं। पेटेंट IPR रजिस्ट्रेशन के लिए 5 लाख रुपए तक का रिम्बर्समेंट करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक जेड स्कीम है जो एनवायरनमेंट को खराब होने से बचाने के लिए कुछ क्वालिटी या इस तरह के कुछ प्रोग्राम चलाए जाते हैं। तो उनमें यदि वो कोई MSME भागीदारी करती है तो उसमें जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंट्रीब्यूट करती है, रिवर्स करती है, उसके ओवर एंड अबाउट बचे हुए का 50% हम कंट्रीब्यूट करते हैं। पावर लूम के अपग्रेडेशन के लिए हम 25% तक का अनुदान देते हैं। और एक नया अनुदान जो हमने अपनी इस पॉलिसी में ऐड किया है, जो अच्छा बिजनेस करने के लिए इंडस्ट्री के अंदर एनर्जी कंजर्वेशन के लिए काम आता है। एनर्जी ऑडिट कराने के लिए और एनर्जी ऑडिट से जुड़े हुए इक्विपमेंट्स स्टैब्लिश करने के लिए, स्थापित करने के लिए विभाग 5 लाख रुपए तक का रिइंबर्समेंट करता है। एक बात जरूर मैं यहाँ कहूँगा कंसेशंस को बताते समय कि प्लीज़ इस चीज़ को जरूर ध्यान दें कि जो भी विभाग कंसेशंस ऑफर कर रहा है वो उसका अर्थ ये नहीं है कि वो कि ये इतने में नहीं होता या इसके लिए बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं। दिस इज सिंपली अ टोकन ऑफ कंट्रीब्यूशन। हम मान लीजिए 10 लाख रुपए किसी चीज़ में खर्च हो रहे हैं तो सरकार उसमें यदि 2 लाख रुपए या 2.5 लाख रुपए कंट्रीब्यूट कर रहा है तो सरकार अपनी तरफ से उस चीज़ को आपको करने के लिए प्रेरणा दे रहा है कि आप उसको करिए। कहीं ना कहीं थोड़ा सा इसमें हम भी कंट्रीब्यूट करें। हमारी डेवलपमेंट पॉलिसी में पहला पार्ट था जो MSMEs के लिए उनको प्रोत्साहन देने के लिए था। जो सेकंड पार्ट है इसमें हम उनको जो इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से जो सपोर्ट करना चाहते हैं उसके बारे में है। हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो होती हैं इंडस्ट्रियल एरिया के बाहर हैं, उनको यदि वो सड़क, बिजली, पानी में यदि कुछ अपना व्यय करते हैं तो उसको हम उनको 25 लाख रुपए तक हम रिइंबर्स करते हैं। टोटल होने वाले खर्चे का 50%, मैक्सिमम 25 लाख। यही MSME यदि 10 से 50 करोड़ की लिमिट में स्थापित होती हैं प्लांट एंड मशीनरी में तो ये लिमिट बढ़ करके 3 करोड़ तक हो जाती है। कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट यदि कोई इंडिविजुअल यूनिट लगाती है तो उसको 1 करोड़ तक, इंडिविजुअल यदि एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट यदि लगता है तो उसको 25 लाख की लिमिट तक ये सुविधा मिलती है। और यदि कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट लगता है तो ये जो सुविधा है रिइंबर्समेंट बढ़ करके 1 करोड़ हो जाता है। निजी क्षेत्र में इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप करने के लिए विभाग ने 2 तरह के कंसेशंस रखे हैं। जनरल जो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप होगा उसमें हम टोटल होने वाले डेवलपमेंट जो चार्जेस हैं उसका 50%, मैक्सिमम 2.5 CR तक हम उसको रिवर्स करते हैं। और यदि हमारे विभाग के जो चिन्हित 3 स्पेशल फोकस सेक्टर्स हैं, यदि उनमें इंडस्ट्रियल एरिया यदि आता है तो ये रिइंबर्समेंट बढ़कर के 5 करोड़ तक हो जाता है। आप यदि ऐसा इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप करते हैं प्राइवेट सेक्टर में जिसमें मिनिमम 5 एकड़ ज़मीन हो, मिनिमम 5 इंडस्ट्रीज उत्पादन प्रारंभ कर दें और उसमें होने वाले व्यय का जनरल यदि है तो हम आपको 2.5 करोड़ तक रिइंबर्स करेंगे विभाग। और यदि वो हमारे फोकस सेक्टर्स में शामिल हैं जो कि टेक्सटाइल है, पावर लूम है और फार्मा, ये 3 सेक्टर्स हैं, इनमें यदि वो आता है इंडस्ट्रियल एरिया स्पेसिफिकली इन सेक्टर्स को टारगेट करते हुए तो हमारी जो रिइंबर्समेंट की लिमिट है वो 5 करोड़ तक हो जाती है। एक
एक ओवरव्यू है किस तरह के इंडस्ट्रियल एरिया हमारे प्रदेश में है, जिसमें सबसे पहला वाला बहुत महत्वपूर्ण है। थ्रूआउट मध्य प्रदेश, अक्रॉस मध्य प्रदेश, वी हैव अराउंड 194 industrial areas. Almost all districts have at least one industrial area in their district jurisdiction. और विभाग का ये प्रयास है कि भारत शासन की जो क्लस्टर डेवलपमेंट स्कीम है, जिसमें इंडस्ट्रियल एरिया के अपग्रेडेशन के लिए भी हमको कुछ ग्रांट मिलती है, वो और हमारे डिपार्टमेंट का जो अपना बजट है उससे हम इनको प्रयास करके उस लेवल तक लाने की कोशिश करें जिस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर की आज MSMEs को या उद्यमियों को आवश्यकता महसूस होती है। लैंड रूल्स फर्स्ट पार्ट था पॉलिसी का, बहुत ही संक्षेप में मैं लैंड रूल्स के बारे में बता दूं। दो तीन चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहले बहुत सारे फीचर्स के साथ हम पहले भी लैंड रूल्स ऑपरेट करते रहे हैं। सबसे पहला है, जैसा माननीय मंत्री जी ने बताया, कि हम सस्ती ज़मीन नहीं, हम लगभग फ्री में ज़मीन देते हैं। MSMEs जो है 5000 स्क्वायर मीटर तक का जिनको प्लॉट मिलता है, उनको 90% तक का रिबेट मिलता है प्रीमियम। ये रिबेट 5000 से 20000 स्क्वायर मीटर पे बढ़कर के 75% हो जाता है, और यदि 20000 स्क्वायर मीटर से ऊपर यदि आप जाते हैं, शायद 1 या 2 हेक्टेयर तक या 20 हेक्टेयर तक, तो आपको वो 50% तक रिबेट मिलेगा। उसके ऊपर यदि आप जाते हैं तो फिर कोई रिबेट नहीं है। मगर लार्जली मैं तो सोचता हूँ कि शायद 99% MSMEs की जो रेंट की रिक्वायरमेंट है वो इस सीमा के अंदर आ जाती है, ताकि आप 50, 75 या 90% रिबेट की सीमा में आ जाए। कुछ और छोटे मोटे प्रावधान किए गए हैं। 20% तक जो टोटल अलॉटेबल लैंड है उसमें आप रेजिडेंशियल पर्पज से आप उसको छोड़ा जा सकता है इंडस्ट्रियल एरिया में। 10% तक अलॉटेबल एरिया का आप फैक्ट्री प्रेमाइसेस में अपने वर्कर्स और जो टेक्निकल स्टाफ है उनके लिए क्वार्टर्स बना सकते हैं। इस तरह के प्रावधान किए गए हैं। एंड अबव ऑल वी हैव रिसेंटली इंट्रोड्यूस द न्यू लैंड अलॉटमेंट प्रोसीजर विच इज़ ई-ऑक्शन। बहुत ही ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की और स्टेट गवर्नमेंट की अडॉप्ट की हुई जो ई-टेंडरिंग का जो प्लेटफॉर्म है, उसके थ्रू हम लैंड ऑफर करते हैं। जिसकी आवश्यकता है वो उस ई-ऑक्शन के थ्रू अपने ऑफर दे करके उस लैंड को हासिल कर सकता है। लास्ट 8 नंबर का पॉइंट बहुत रिलेवेंट है, जो जिसके बारे में माननीय मंत्री जी ने जिक्र किया था, वो ये था कि हम लोगों ने महसूस किया है पिछले कई सालों में कि यदि हमारे पास बहुत सारी लैंड कई बार उपलब्ध है, मगर हम उसको डेवलप नहीं कर पाते हैं बिकॉज ऑफ सो मैनी रीजन्स। कभी फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है, बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स होते हैं। हमने हमारी अनडेवलप्ड लैंड को क्लस्टर्स के रूप में डेवलप करने के लिए प्राइवेट प्लेयर्स के साथ एसोसिएशन चालू कर दिया है। एक EOI के थ्रू, बिडिंग प्रोसेस के थ्रू डेवलपर का सिलेक्शन होगा। वो डेवलपर को सेलेक्ट किया जाएगा जिसकी स्टेट गवर्नमेंट से जो कंसेशंस की कम से कम डिमांड होगी, उसको सेलेक्ट किया जाएगा। बहुत दो मेजर चीज़ें हैं जो ऐसा कोई भी यदि क्लस्टर प्राइवेट प्लेयर यदि डेवलप करेगा तो उसको ये लिबर्टी होगी कि वहाँ पे आने वाली इंडस्ट्रीज को वो लैंड अलॉट कर सकेगा। मीन्स वो चिन्हित करेगा कि मेरे को कौन से इन्वेस्टर चाहिए यहाँ पे। उन्हीं इन्वेस्टर्स के साथ में हमारा विभाग जो है वो लीज करके उनको लैंड अलॉट करेगा। डेवलपमेंट चार्जेस वो अपने हिसाब से ले सकेगा, जो भी उसने लगाया है वो अपने हिसाब से ले सकेगा। लीज रेंट विभाग लेगा, मेंटेनेंस चार्जेस जो है डेवलपर ले सकेगा। एक बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों को डिज़ाइन करके एक प्रक्रिया बनाई गई है, और इससे इनकरेज होकर के हमारे यहाँ फर्नीचर क्लस्टर, टॉय क्लस्टर, इस तरह के जो कुछ बहुत अच्छे क्लस्टर्स हैं, उन्होंने रुचि दिखाई है। इंदौर में, छतरपुर में इन क्लस्टर्स के प्रस्ताव आने शुरू हो चुके हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम में हम लोग बहुत अच्छे से क्लस्टर्स की भागीदारी कर रहे हैं। लगभग 13 क्लस्टर्स को हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मंजूरी मिल चुकी है। बहुत ज़्यादा रिलेवेंट नहीं है आज के इस डिस्कशन में। हमारी 4 फोकस सेक्टर्स हैं। रीज़न ये है कि हम एग्रो बेस इकोनॉमी है, फार्मर्स का हमारे पास बहुत बड़ा बेस है, इंजीनियरिंग का हमारे पास बहुत बड़ा बेस है, टेक्सटाइल का हमारे पास बहुत बड़ा इतिहास है। चाहे वो इंदौर की बात करें या बुरहानपुर की बात करें, उज्जैन की बात करें, जबलपुर की बात करें, हमारे पास हिस्टोरिकल बहुत सारे ऐसे रीजन्स हैं जिसमें हमने टेक्सटाइल की फील्ड में
बहुत अच्छा काम किया। तो दीज आर आवर 4 फोकस सेक्टर्स। इन्हीं के लिए हमने स्पेशल पैकेज भी रखा हुआ है और इनमें कुछ स्पेशल कंसेशंस भी हैं। ये किस तरीके का हम विज़न रखते हैं, एक छोटी सी बात कही गई है कि हमारा प्रयास है कि हम EODD करने की कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने की कोशिश करें, क्लस्टर अप्रोच के साथ में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट किया जाए, इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए। पूरे प्रदेश में जो छोटी MSMEs हैं उनकी सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट होती है कि उनको कुछ उनकी सुविधाएं ऐसी होती हैं जो वो खुद अपने लेवल पे हासिल नहीं कर सकते हैं, उसको कॉमन फैसिलिटी सेंटर के माध्यम से उसको बनाने का प्रयास किया जा रहा है। वो डिपेंड करता है कि किस सेक्टर की क्या डिमांड होगी, उस हिसाब से वो कॉमन फैसिलिटी सेंटर बनाए जा रहे हैं। काफ़ी कुछ करीब 4 या 5 हमारे फंक्शन हो चुके हैं। सहयोग की इसमें ज़रूरत होती है MSME से, क्योंकि उनकी SPV जो बनती है वो उसमें काम करती है। लास्ट में कि विभाग की कोशिश है कि हम इंडस्ट्रियल एरिया के डेवलपमेंट में, इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा निजी क्षेत्र के सहयोग से काम करें। एक बात किसी वक्ता ने अपने उद्बोधन में कही थी जिसको मैं बताना चाहूँगा। उन्होंने शायद कहा था कि ऑयल सेक्टर में बहुत सारी छोटी इंडस्ट्रीज़ हैं जिनको मदद की ज़रूरत है और वो कुछ बड़े दिग्गज प्लेयर्स के साथ में कभी कभी उनको कॉम्पीट करने में दिक्कत होती है। हमारी जो MSME डेवलपमेंट पॉलिसी है उसमें हमने ऑयल बनाने वाले जितने भी सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्लांट्स हैं, चूँकि मध्य प्रदेश में उनकी क्षमता काफ़ी हो चुकी थी तो वो तो इनएलिजिबल कैटेगरी में है, उनको सुविधा नहीं है। बट 1 करोड़ से की इन्वेस्टमेंट से नीचे वाले जो जितने भी ऑयल बनाने वाली यूनिट्स हैं, दे ऑल आर एलिजिबल फॉर ऑल आवर कंसेशंस गिवन इन आवर पॉलिसी एंड वेयरएवर जहाँ कहीं भी हमने कंसेशंस उनको ऑफर किया। मुझे उम्मीद है जो बाहर से आए हुए हमारे निवेशक भाई हैं उनको भी मैं उनसे भी आह्वान करूंगा, हमारे प्रदेश के जो निवेशक हैं उनको भी मैं वेलकम करूंगा कि विभाग पूरी तरह से तत्पर है आपका सहयोग करने के लिए। आप अपना कदम आगे बढ़ाइए, हम आपको पूरे तरीके से आपके साथ आगे बढ़ करके आपको सहयोग प्रदान करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे पेशेंटली सुनने के लिए।